Hello friends, my name is Mohammad Shamshad Alam. Today we will start the 10th class economics and first chapter that is development. इस चैप्टर में हम लोग डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंडिकेटर्स जो है वो डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, ठीक, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसके बाद लिटरेसी, उसके बाद मतलब जो है आपके जितनी भी मतलब जो है चीज़ें जो डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं उनको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पहला जो आप लोगों के बुक में स्टोरी दिया गया है वो दिया हुआ है मतलब जो है एक कंट्री है जिसका मतलब नाम है आइवरी कोस्ट और इसका कैपिटल है अबिदजान। अबिदजान जो है ये वेस्ट अफ्रीका मतलब अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में मतलब ये आइवरी कोस्ट जो है वो एक कंट्री है। यहाँ पे मतलब एक आपके ये कह सकते हैं कि जो वहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजेशन थी उनको, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, उनको ये काम दिया गया एक इंडस्ट्री वाले ने कि यहाँ का जो वेस्ट है वो ले जा करके डिकम्पोज करना है। तो वहाँ से उन्होंने ले जा करके इस कोस्ट में मतलब जो आपके आबिदजान शहर है वहाँ ले जाकर डिकम्पोज कर दिया। उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर बीमार पड़ गए और बहुत सारे लोग मर गए, हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराना पड़ा। तब जाकर के मतलब जो ये आप यहाँ से स्टोरी से क्या समझा कि देखिए इंडस्ट्री वाले के लिए या फिर मतलब जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी उनके लिए वो काम जो उन्होंने किया वो उनका डेवलपमेंट था। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में उन्होंने जो उनको यूज़ करना था वो उन्होंने यूज़ कर लिया। उसके बाद उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट था उनको उन्होंने डिकम्पोज कर दिया। लेकिन वो नुकसान किसके लिए बना? जो गरीब लोग वहाँ पर रह रहे थे उनके लिए वो नुकसानदायक साबित हुआ और उनको किसी को सांस लेने में, किसी को डायरिया, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है उनको वहाँ पर पेश आने लगी। तो इससे हम ये क्या कह सकते हैं कि डिफरेंट पीपल हैव द डिफरेंट गोल ऑफ डेवलपमेंट। हर आदमी का अपना अपना अलग अलग गोल होता है डेवलपमेंट के लिए और ज़रूरी नहीं कि सबका जो गोल ऑफ डेवलपमेंट हो वो सेम हो। हर इंसान का अपना अपना डेवलपमेंट मतलब जो है गोल होता है, सबका डिफरेंट होता है। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं पहले लाइफ में कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल। अलग अलग लोगों का जो है अलग अलग मतलब जो है गोल होता है, अलग अलग काम करने का, उनका अचीव करने का मतलब जो है पर्पस होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे उनके डेवलपमेंट को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले एवरेज इनकम। अगर आपको किसी भी कंट्री का इनकम पता करना हो, ठीक, तो आप कैसे पता करते हैं? तो आप टोटल इनकम लेते हैं किसी भी कंट्री का और दूसरे कंट्री का टोटल इनकम लेते हैं, उससे कंपेयर करते हैं। लेकिन आपको उससे कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलेगा। आपको किससे कंप्लीट पिक्चर मिलेगा? एवरेज इनकम से। एवरेज इनकम क्या होता है? द टोटल इनकम विच डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एवरेज इनकम। तो एवरेज इनकम को ही हम लोग पर कैपिटा इनकम भी कह सकते हैं। तो किसी भी देश का आपको अगर इकोनॉमिकली कंपैरिजन करना है तो हम कैसे करेंगे? तो पर कैपिटा इनकम के थ्रू हम लोग जो है उनका कंपैरिजन करते हैं। दूसरी चीज कि जब हम कंट्रीज का मतलब इनकम से कंपैरिजन करते हैं तो बाकी सारी चीजें जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो सिर्फ इनकम को कंसिडर करते हैं, लेकिन जो अलग मतलब जो है आपके सोशलिस्ट होते हैं उनका जो इनकम को मतलब कंट्रोल करने का जो यूनिट होता है, कंपेयर करने का जो यूनिट होता है वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू द इकोनॉमिक्स। तो इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पर कैपिटा इनकम इज यूज्ड टू क्लासिफाइंग कंट्रीज। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है पर कैपिटा इनकम का इस्तेमाल करती है ताकि किसी भी कंट्रीज को अमीर और गरीब में बांट सके। तो 2017 में अगर देखा जाए कि जो कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम जो है यूएस डॉलर के हिसाब से 12,056 है पर एनम, मतलब 12,056 पर एनम है, उसे हम लोग मतलब जो है रिच कहते हैं या डेवलप कंट्रीज कहते हैं। लेकिन जिस कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम है अगर यूएस डॉलर के हिसाब से 955 रुपीज है और लेस देन मतलब उतना है या उससे कम है, तो ऐसे कंट्रीज को हम लोग लो इनकम कंट्रीज कहते हैं। हमारा देश जो है वो लो इनकम कंट्रीज के मतलब जो है लिस्ट में आता है। उसी तरीके से अगर हम लोग स्टेट की बात करें, क्योंकि स्टेट में भी इनकम का वेरिएशन है, जैसे कि दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं सब में इनकम रिच पुअर कंट्रीज हैं, उसी तरीके से कंट्रीज के अंदर भी जो स्टेट्स हैं उनमें भी बहुत सारे वेरिएशन है। कुछ स्टेट्स बहुत ज्यादा अमीर हैं, कुछ स्टेट बहुत ज्यादा गरीब है। जैसे अगर हम लोग बात करें
तो इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे ज्यादा मतलब गोवा में है, और वहां पे मतलब जो है सबसे ज्यादा लोगों का पर कैपिटा इनकम है। लेकिन अगर सबसे कम की बात करें तो बिहार का जो है सबसे कम मतलब जो है पर कैपिटा इनकम है। तो यहां पर हम लोगों ने 3 एग्जांपल दे रखा है, हरियाणा, केरल और बिहार का। तो हरियाणा को देखते हैं कि हरियाणा का मतलब 2018-19 के हिसाब से इंडियन रुपीज में कि हर एक इंसान की एनुअल जो इनकम है वो कितनी है, तो 2,36,147 रुपए जो है वो इनकम है भारत में हरियाणा राज्य के लोगों की। तो इसका मतलब है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा जो इनकम है वो किसकी है, तो वो हरियाणा की है। उसके बाद हम केरल की बात करते हैं, तो केरल की जो इनकम है वो 2 लाख मतलब जो है 2,04,005 मतलब जो है 105 जो है वो इनकम है केरल की। उसके बाद बिहार आता है, बिहार का सिर्फ 43,822 मतलब पर कैपिटा इनकम जो है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं हरियाणा और बिहार में तो 5 गुना ज्यादा मतलब हरियाणा की इनकम है पर कैपिटा इनकम जो है बिहार के पर कैपिटा इनकम से। उसी तरीके से अगर हम इस लिस्ट में गोवा को भी अगर शामिल कर लेते तो गोवा की जो इकोनॉमी है वो बिहार की इकोनॉमी से 7 गुना ज्यादा मतलब जो है स्ट्रांग है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो लोगों का पर कैपिटा इनकम है वो स्टेट मतलब विद इन द कंट्रीज जो है उसमें भी वेरी करता है। तो क्वेश्चन अगर आए आपका, क्योंकि यहां पर देखिए हम लोगों को थ्योरेटिकली याद नहीं रखना है, हम लोगों को आपको ऑब्जेक्टिव के थ्रू याद रखना है, क्योंकि जो पर्पस होता है हमारा अलग अलग टाइम में अलग अलग पर्पस होता है कि आप अगर बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पर आपको थ्योरेटिकल मैटर भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि लिखने के बाद ही नंबर मिलते हैं। उसके बाद लेकिन अगर आपको एंट्रेंस देना है, टेस्ट देना है, तो वहां पर आपको मतलब ऑब्जेक्टिवली जो है वो थिंक करना पड़ेगा कि कौन सा हमारा एमसीक्यूज में क्वेश्चन बन सकता है। तो एमसीक्यूज में कैसे क्वेश्चन बनेगा आपका, तो यहां से ये बन सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, तो गोवा का सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो सबसे कम है, तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार का पर कैपिटा इनकम जो है सबसे कम है। नेशनल इनकम क्या होता है, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स, मतलब जो वैल्यू है फाइनल गुड्स का प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री एंड इनकम फ्रॉम द फॉरेन फैक्टर्स, मतलब अपने कंट्री के अंदर भी और बाहर से जो पैसा आ रहा है उन दोनों को जोड़ देते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। लेकिन यहीं पर अगर हम जीडीपी की बात करें, जिसे हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, तो ये हमारा क्या होता है कि विद इन द कंट्री हमारे देश में जितनी भी सारी चीजें बनाई जाती हैं उनका जो फाइनल प्राइस होता है दैट इज नोन एज द जीडीपी। तो जीडीपी और नेशनल इनकम दोनों अलग है, एक मत समझिएगा। नेशनल इनकम क्या होता है कि टोटल वैल्यू जो हमारे कंट्रीज के अंदर एक साल में बनाया जा रहा है, मतलब जीडीपी अलॉन्ग विद द फॉरेन इनकम, जो बाहर कंट्री बहुत सारे इंडियंस जो है हम लोग की 25% इकोनॉमी अगर देखा जाए हम लोगों की, तो 25% जो हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो बाहर से भी आता है, जीडीपी में जो इंक्लूड हो जाता है। तो फॉरेन जो हमारा मतलब जो कंट्री में फॉरेन कंट्रीज में जो हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं, मतलब भारत के भी एमएनसीज वगैरह लगे हुए हैं, उसके बाद भारत के बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, आपके मतलब जो है फिर इंग्लैंड में रहते हैं, ठीक है, सऊदी अरेबिया में रहते हैं, ईरान में रहते हैं। तो अलग अलग कंट्रीज में जहां जहां भारत के लोग रहते हैं वो लोग जितना अर्न करते हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया जाता है नेशनल इनकम में। लेकिन जीडीपी में ऐसा नहीं है, जीडीपी में सिर्फ जो कंट्री की इनकम होती है, साल भर की जितनी भी चीजें प्रोड्यूस किया जाता है और उसका जो प्राइस होता है उसे हम लोग जीडीपी में ऐड करते हैं, और जीडीपी में जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनको भी ऐड कर लिया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग कि जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कैसे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम कहते हैं कि कोई भी कंट्री जो है वो डेवलप है, तो इसका मतलब है कि उसकी एजुकेशन सिस्टम अच्छी होगी, उसका हेल्थ कंडीशन जो अच्छा होगा, उसकी इनकम अच्छी होगी। ये बेसिक इंडिकेटर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम हेल्थ की बात करें, इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट सबसे पहले तो आता है कि इन्फेंट किसे कहते हैं, वो एज ग्रुप जो 1 साल या 1 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनको हम लोग इन्फेंट के नाम से जानते हैं। तो द चिल्ड्रन विच लाइज बिलो द 1 years ऑफ एज इज नोन एज इन्फेंट। और इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि IMR का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो 1 साल के अंदर जितने बच्चे मर जाते हैं
1000 पैदा होने वाले बच्चे के कंपैरेटिव, उसे हम लोग कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो 1000 लाइव बर्थ्स में जितने बच्चे की डेथ होती है उसे हम लोग इन्फेंट कहते हैं। और अभी मतलब जो करंट स्टेटस है भारत में 33 मतलब 33 बच्चे जो है 1000 मतलब जो है बच्चों में मर जाते हैं भारत में। मतलब कि 1000 अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनमें से 33 बच्चों की डेथ हो जाती है। तो इसीलिए भारत की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कितनी है अगर पूछा जाए तो आपके हो जाएगा 33। और दूसरी अगर हम लोग बात करें उसी तरीके से हमारे देश के अंदर जो अलग अलग राज्य हैं उनमें भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का वेरिएशन है। तो एक सवाल आपका बन गया कि पहला क्या बना कि इन्फेंट किसे कहते हैं, वो एज ग्रुप जो 1 या 1 साल के अंदर की पॉपुलेशन है उसे हम लोग इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR का फुल फॉर्म भी हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बना कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है, 1 साल के अंदर जितने बच्चे 1000 बच्चे के पैदा होने पर मर जाते हैं उतने बच्चे को हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, मोर्टेलिटी का मतलब कि मृत्यु दर, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है हमारे देश की, तो हर 1000 बच्चों पे मतलब 33 बच्चे जो है वो मर जाते हैं हमारे देश में। तो अभी भी हेल्थ कंडीशन हमारी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर हम विद इन द कंट्रीज बात करें, अलग अलग स्टेट्स की बात करें, तो आपको अलग अलग डेटा जो है वो देखने को मिलेगा। भारत में कुछ ऐसे भी राज्य आपको मिलेंगे जिसके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा है, जैसे मध्य प्रदेश आ जाता है। तो मध्य प्रदेश की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन उसी हाथ पे अगर देखें तो गोवा जो है, गोवा हैज द लीस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सिर्फ 8 लोग जो है 1000 बच्चे पे, जो 8 मतलब अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें सिर्फ 8 बच्चे की डेथ जो है वो होती है। लेकिन अगर हम यहां पर जो एग्जाम्पल 3 हमने ऊपर इनकम में, पर कैपिटा इनकम में 3 एग्जाम्पल लिया था, हरियाणा का एग्जाम्पल लिया था, केरल का लिया था, बिहार का लिया था, वही 3 एग्जाम्पल अब यहां पर भी लेंगे क्योंकि बाद में हम इसे रिलेट करेंगे HDI से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। इसलिए हमने यही 3 कंट्रीज को हम लोग कॉन्स्टेंटली हमने चूज किया है, लिटरेसी के लिए भी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के लिए भी और पर कैपिटा इनकम के लिए भी। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि हरियाणा जो है इंडिया के एवरेज लेवल के बराबर है। इंडिया का जो एवरेज लेवल है वो 33 है और हरियाणा का भी जो एवरेज है वो 33 है। चलिए, तो हरियाणा जो है उसका सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इन तीनों का अगर कंपैरिजन देखा जाए, लेकिन उसके बाद बिहार का आ जाता है। तो यहां पर हरियाणा जो है, यहां पर इंडिया के एवरेज मतलब जो 33 है इंडिया का एवरेज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उसके बराबर है। लेकिन केरल देखिए, केरल जो है सिर्फ वहां पर 10 बच्चे की मौत होती है। तो गोवा के बाद जो सबसे अच्छा स्टेट है जहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है तो वो है केरल, भारत का राज्य, जहां पर 1000 बच्चे में से सिर्फ 10 ही बच्चे की मौत होती है। उसके बाद है बिहार के अंदर जो है यहां भी 38 मतलब जो है आपके हरियाणा से भी 5 मतलब जो है आगे चले गए ये कि भारत मतलब बिहार में अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से 38 बच्चे की मौत हो जाती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसका भी वेरिएशन है। लेकिन अगर हम लिटरेसी की बात करें तो सबसे पहले हम लोग लिटरेसी में लिटरेट समझते हैं कि लिटरेट किसे कहते हैं। Those who have 7 years of old, they have ability to read and write in alien languages of India. That is known as literate. भारत में वो जो 7 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं, भारत के नागरिक हैं और किसी भी लैंग्वेज में वो अपना नाम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो ऐसे को हम लोग लिटरेट कहते हैं। तो 7 साल याद रखिएगा, कितने साल, 7 साल के नीचे के बच्चों को शामिल नहीं किया जाता है लिटरेट में, 7 साल के ऊपर के बच्चों को शामिल किया जाता है। तो उसी तरीके से लिटरेसी भारत की हम लोग देखते हैं 2011 के हिसाब से इंडिया की जो लिटरेसी है दैट इज 74.4% ओवरऑल लिटरेसी, और उसमें मेल और फीमेल का वेरिएशन है कि मेल की जो लिटरेसी है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू द फीमेल, ठीक है, और वहां पे मतलब जो है आपको 82% मेल की लिटरेसी मिलेगी। लेकिन उसी हाथ पे जो फीमेल की जब हम लिटरेसी देखने के लिए जाते हैं तो वहां पर 66% आपको फीमेल लिटरेसी देखने को मिलेगा। तो मेल और फीमेल का वेरिएशन तो ज्यादा है, वो छोड़ दीजिए, क्योंकि यहां पर हमें
अभी विद इन द स्टेट का हम कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि हमें HDI इससे समझना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो यहां पर हरियाणा का देखते हैं। हरियाणा की जो लिटरेसी है वो 82% है, मतलब कि 82% लोग अपना नाम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं हरियाणा में। और केरल में 94%। क्यों? क्योंकि केरल जो है भारत का सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट है। और उसी के हाथ पे बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार हैज द लोएस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया। भारत में सबसे कम जहां पर साक्षरता दर है वो है बिहार में। 62% लोग ही सिर्फ लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपना नाम। तो यहां पर आपको तीनों मैंने कंपैरिजन करके दिखाया। हरियाणा की इनकम ज्यादा थी, ठीक, केरल की लिटरेसी ज्यादा है और केरल में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। हरियाणा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 33 था, मतलब मीडियम था, और बिहार में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा था, तीनों के कंपैरेटिव 38 था। उसी तरीके से पर कैपिटा इनकम में अगर देखें तो केरल का जो पर कैपिटा इनकम था वो मीडियम था, मतलब ना हरियाणा से ज्यादा था और ना ही बिहार से कम था, तो मीडियम में था। 2 लाख मतलब समथिंग था उसका पर कैपिटा इनकम की। एक इंसान केरल में कम से कम एक साल में 2 लाख से ज्यादा इनकम अर्न कर लेता है 2018-19 के हिसाब से अगर हम देखें। लेकिन उसी टाइम बिहार में जो है सिर्फ मतलब जो है लगभग 40,000 के करीब जो है वहां की पर कैपिटा इनकम जो है वो थी। तो इसका मतलब है कि वो लोग बहुत कम अर्न कर रहे हैं। तो बिहार का देखिए आपका पर कैपिटा इनकम भी कम है, बिहार के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी सबसे ज्यादा है, बिहार में मतलब जो है आपके लिटरेसी रेट वो भी सबसे कम है। तो इस तरीके से ये जो 3 इंडिकेटर हमने बताया, पहला तो हमने हेल्थ का बनाया क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसको शो करता है? हेल्थ स्टेटस को शो करता है। उसके बाद लिटरेसी किसको शो करती है? एजुकेशनल स्टेटस को शो करता है। पर कैपिटा इनकम किसको शो करता है? आपकी जीडीपी को शो करता है। तो उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री का हमें अगर डेवलपमेंट मेजर करना हो तो उसके लिए ये 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जिसकी मदद से हम मतलब जो है ये मेजर कर सकते हैं। तो ये 3 इंडिकेटर्स कौन कौन से हुए? तो सबसे पहला हुआ हमारा पर कैपिटा इनकम, दूसरा हुआ हमारा लिटरेसी और तीसरा हुआ हेल्थ स्टेटस। और हेल्थ स्टेटस में आप लॉन्जिविटी के बेसिस पे भी आप उसको पता लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब मतलब जो है आते हैं अपने, तो हम लोग अब शुरू करते हैं हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्या क्या इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मतलब जो है अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्योंकि ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और 3-4 क्वेश्चन जो है इनमें से बनता है और वो 3-4 क्वेश्चन हम लोग यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो यूएनडीपी जो है वो इसको पब्लिश करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है ये भी कभी कभी पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसके प्रोग्राम से पहले, यूएनडीपी से पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये रिपोर्ट सबसे पहले तैयार किसने किया था? तो 2 लोग थे, एक पाकिस्तान के मतलब साइंटिस्ट थे और एक इंडिया के साइंटिस्ट थे। तो पाकिस्तान के जो थे उनका नाम था महबूबुल हक साहब और जो भारत के थे वो नोबेल मतलब जो है विजेता भी हैं, नोबेल मतलब प्राइज उनको मिला था और उनका नाम है अमर्त्य सेन। उनको भारत रत्न भी मिला है, उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो यूएनडीपी जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हर साल जो है वो यूएनडीपी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करती है। और सबसे पहले अमर्त्य सेन और मतलब महबूबुल हक साहब ने 1990 में ये रिपोर्ट बनाई थी और उनके लिए उन्होंने 3 इंडिकेटर्स को चूज किया, जिसमें उन्होंने 2 सोशल इंडिकेटर्स लिए और 1 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लिए। हम लोग यहां पर देखते हैं पर कैपिटा इनकम, दैट इज इकोनॉमिक इंडिकेटर, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एजुकेशनल एंड हेल्थ स्टेटस, दीज आर 2 बिलोंग्स टू द सोशल इंडिकेटर्स। तो ये दोनों सोशल इंडिकेटर्स हैं। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या पता करते हैं हम लोग? तो किसी भी कंट्री का लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो कैसा हो रहा है इससे हमें पता चल जाता है। जरूरी नहीं कि किसी कंट्री का अगर पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो वो डेवलप हो गया, अगर किसी कंट्री का हेल्थ स्टेटस ज्यादा है तो वो डेवलप हो गया, या किसी कंट्री का मतलब जो है आपके एजुकेशनल स्टेटस, वो तीनों सेक्टर में वो अच्छा करना चाहिए तब जाकर के उनको डेवलप मतलब जो है कहा जाता है। अगर हम लोग दुनिया में बात करें तो नॉर्वे का सबसे अच्छा रैंक मतलब फर्स्ट रैंक जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नॉर्वे का आता है। और 187 कंट्रीज में अगर हम लोग एशियन कंट्रीज की बात करें और उनमें हम लोग अपने नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो श्रीलंका हैज द हाईएस्ट रैंक, दैट इज 71 रैंक जो है वो श्रीलंका का है। और उसके बाद भारत का स्थान आता है जिसमें इंडिया का रैंक है 129।
129, अब मतलब देखते हैं कि 129 जो है हमारा, ठीक है, 129 ये जो रैंक है हमारे देश का, तो ये जो रैंक है हमारे देश का मतलब 129, ठीक है, तो 129 जो है वो मतलब इंडिया का है, लेकिन इससे पहले इंडिया का जो रैंक था वो 130 था, 130 था। तो 130 से इंडिया का एक मतलब स्थान जो है वो ऊपर हुआ है, मतलब कि कंडीशन कुछ इंप्रूव हुई है पहले के अकॉर्डिंग। और अगर हम मतलब बात करें कि श्रीलंका की, अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से नेबरिंग कंट्रीज भारत के जिनका एचडीआई रैंक जो है वो सबसे ज्यादा है, तो दैट इज श्रीलंका। श्रीलंका का एचडीआई रैंक जो है वो बहुत अच्छा है, 71 है। उसके बाद इंडिया का आता है, उसके बाद भूटान का है 134, और उसके बाद है बांग्लादेश, बांग्लादेश का 135 है। उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान का तो बहुत बुरा हाल है, मतलब कि बांग्लादेश भूटान से भी गया गुजरा है पाकिस्तान, उनका जो है 152 है। क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमिक हालत भी खराब है, उनका जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी बहुत ज्यादा है, वहां पे इलिटरेसी भी बहुत ज्यादा है, इस वजह से इनका स्थान जो है बहुत मतलब। अब इसमें से देखिए अफगानिस्तान का और बुरा हाल है। क्यों अफगानिस्तान का बुरा हाल है? क्योंकि वहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए। अब हम लोग बात करते हैं कि नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो का क्या मामला है? नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब है कि कितने बच्चे, 100 बच्चे में से कितने बच्चे जो है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है और कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं। तो उसमें से हम देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट जो नेट अटेंडेंस रेशियो है वो आपको केरल में मिलेगा, और लोएस्ट कहां मिलेगा? तो बिहार में मिलेगा। जाहिर सी बात है कि 100 बच्चे में से सिर्फ 44 बच्चे ही स्कूल गोइंग जो है वो चिल्ड्रन है। तो इस तरीके से मतलब जो है नेट अटेंडेंस रेशियो, जो बच्चे स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, कि कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है उसमें एक और टर्म आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट इज फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर में डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द प्रेजेंट एनवायरमेंट। जो हमारा अभी का एनवायरमेंट है उनको बिना नुकसान पहुंचाए हुए जब हम फ्यूचर का डेवलपमेंट करते हैं तो उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शुरुआत 1987 में मतलब ब्रिटलैंड कमीशन के थ्रू किया गया था, और उस दौरान इसी के अंदर जो है एक मतलब जो है आपके फर्स्ट वर्ल्ड अर्थ समिट जो है वो हुआ, जो आप 10th की ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, जिसका नाम था मतलब फर्स्ट अर्थ समिट, जो कि कहां पर हुआ था? ब्राजील में हुआ था 1992 में। और वहां पे कुछ गोल सेटअप किए गए थे कि हमें मतलब पॉवर्टी को कम करना है, हमें मतलब जो है जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसको सही करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्वायर करना है, हमें मतलब जो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। तो 21 चीजों की लिस्ट बनाई गई थी बहुत लंबी कि इन चीजों पर कंट्रोल करना है, जिस पर हम लोग आगे काम करेंगे। क्योंकि हम लोगों का जो रोल था इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट करने का वो बहुत ही ज्यादा फॉल्टी हो गया था, और हम लोग बहुत ही ज्यादा मिसयूज कर रहे थे अपने रिसोर्सेज को। तो यहां पर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट द रेगुलर प्रोसेस विदाउट हार्मिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, मतलब कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन को बिना नुकसान पहुंचाए हुए उनकी नीड को हम सेटिस्फाई करते हैं प्रेजेंट जनरेशन को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। ये शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? द डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग एनवायरमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो हम अपने एनवायरमेंट को बिना डैमेज किए हुए करते हैं। अब बात करते हैं कुछ रिसोर्सेज की। ये दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, हम लोग जानते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमारा जो पहले जब हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, अब थोड़ा सा मैं एक कंसेप्ट आप लोगों को समझाता हूं। 3 तरीके का कंसेप्ट है ज्योग्राफी में। पहला कंसेप्ट आता है कि पहले के जो लोग थे उनका जो अप्रोच था दैट वाज द डिटरमिनिस्टिक अप्रोच। कौन सा अप्रोच था? डिटरमिनिस्टिक अप्रोच। उसके बाद आया फ्रेंच वालों ने डेवलप किया और उसका नाम था पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच, ठीक। और उसके बाद मतलब आया एक नया अप्रोच जिसका नाम था स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। यहां पर देखिए 3 तरीके। डिटर्मिनिस्टिक मतलब पहले के जो लोग थे वो नेचर से डरते थे, वो नेचर के अकॉर्डिंग मतलब जो है चलते थे। उनका यह मानना था कि नेचर गवर्न्स द ह्यूमंस, मतलब नेचर जो है वो गवर्न कर रहा है इंसान को।
लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक इनोवेशन होता गया, लोगों ने यह कहा कि ह्यूमन बीइंग्स कैन प्रोवाइड द वे फॉर द नेचर। इंसान तय करेगा कि कैसे चलना है, नेचर तय नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है। तो इस वजह से ये कंसेप्ट जब आया तो इससे बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ कि मैन हिमसेल्फ appears to be the most powerful object on the earth। अपने आप को समझने लगे कि मैं अर्थ का सबसे ज्यादा पावरफुल मतलब जो हूं, और मैं जिस तरीके से चाहूं उस तरीके से रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो इससे एनवायरनमेंट का बहुत नुकसान हुआ। और उसके बाद आया एक नया कंसेप्ट, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। मतलब कि आप डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन जब आपको लगे खतरा है तो आप रुक भी जाइए और अपने डेवलपमेंट को एक्सेलरेट कीजिए, मतलब स्लो कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप मतलब जो है कहीं जा रहे हैं और बीच में रेलवे फाटक हो, ठीक, और रेलवे फाटक और रेलवे क्रॉसिंग हो, तो आप जब रेलवे फाटक गिरा हुआ हो तो आप उसको तोड़कर जाने की कोशिश मत कीजिए, आप वेट कीजिए, पहले ट्रेन को क्रॉस होने दीजिए, जब फाटक उठ जाए तो फिर जाइए। क्योंकि अगर आप वैसे ही जाने लगे और ट्रेन आ गई तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा और उससे आपकी जान जाएगी। तो वही कंडीशन यहां पर समझाया गया कि स्टॉप एंड गो, मतलब कि पहले जब आपको लगे कि खतरा है तो रुक जाइए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। तो उसी तरीके से मतलब जो है, जो थिंकिंग थी लोगों की, वो धीरे धीरे चेंज हुई ड्यू टू द डेवलपमेंट और ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डेवलपमेंट जो है, तो नेसेसिटीज इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है, नेसेसिटीज इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जिसे हम लोग कहते हैं NMI, कि जैसे जैसे हम लोगों को जरूरत पड़ती है वैसे वैसे हम अपनी टेक्नोलॉजी का आविष्कार जो है वो करते हैं जरूरत के मुताबिक। तो उसी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि हमें लगा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो खतरे में है। अगर हमने उसको प्रिजर्व नहीं किया तो फिर इसका नुकसान हमें ही फ्यूचर में, हमारे आने वाले जनरेशन को वो भुगतना पड़ेगा। अब तो उनके आसार जो है लोगों के सामने है, जहां पर बारिश नहीं होनी चाहिए वहां बर्फबारी हो रही है, जहां मतलब जो है कभी ड्राउट नहीं आया था वहां पे ड्राउट आ रहा है, जहां पे मतलब जो है कभी सुनामी नहीं वहां सुनामी आ रहा है। तो इस तरीके से जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं वो हो रहे हैं, और ये क्लाइमेट चेंजेस जो है वो निशानी है कि आपने जो गलत काम किया है ये उसी का प्रकोप है। अलग अलग तरीके से एनवायरनमेंट जो है वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है, और उस टाइम हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो किसी काम की नहीं आती है। तो इसीलिए हमें अपने नेचर को भी प्रिजर्व करते हुए आगे काम बढ़ाना है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, द डेवलपमेंट फॉर द जनरेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो विकसित करना हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। क्यों? क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज उसे कहते हैं द रिसोर्सेज विच लाइज इन द लार्जेस्ट अमाउंट, जिसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो, दे डू नॉट हार्म आवर एनवायरमेंट, इनके यूज से हमारा एनवायरमेंट का कोई नुकसान ना होता हो और इनके यूज से हमारे एनवायरमेंट का फायदा ही होता हो। उनमें आ जाता है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, सॉइल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल पावर, ये सारे मतलब जो है आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि इनका अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है और इनको अगर हम यूज करेंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं है हमारे एनवायरमेंट का। लेकिन अगर हम मैक्सिमम रिसोर्स यूज करते हैं नॉन रिन्यूएबल किसे कहते हैं, इसका कंपैरेटिवली अमाउंट बहुत कम है, लिमिटेड है, और जैसे जैसे हम यूज कर रहे हैं इनका जो अमाउंट है वो डिक्रीज होता जा रहा है, और फ्यूचर में आज से 200-300 साल के बाद जो जनरली जो फॉसल रिसोर्सेज हैं हमारे, फॉसल फ्यूल से जो फॉर्म्ड हुए हैं, चाहे वो प्लांट ऑर्गेनिज्म से हो चाहे वो सी ऑर्गेनिज्म से हो, वो सब फ्यूचर में ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनका अमाउंट जो है वो लिमिटेड है, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है। इस वजह से हमारा दूसरा जो इन्वायरमेंट है उस पर भी इनका बैड इंपैक्ट है, क्योंकि फॉसल फ्यूल जब जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, CFC, ये सारी गैसेस ये सब रिलीज करते हैं, और इनके रिलीज होने से हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उनको मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर कैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए 4R प्रिंसिपल भी यूज किया गया है। अब तो 5R हो गया, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिफ्यूज, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जो है आप मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कम कर सकते हैं और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बढ़ावा दे सकते हैं, ताकि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे और फ्यूचर में आने वाला जनरेशन हमारा उसको अच्छी तरीके से यूज कर पाए।
चलिए नाउ वी कैन स्विच ओवर टू द सेकंड चैप्टर, दैट इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, वही सारी चीजें यहां पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पे सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सेक्टर्स। इंडिया में 3 सेक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी, जितने भी प्राइमरी सेक्टर्स हैं हमारे, द सेक्टर्स विच बिलोंग टू द एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर या फिर जो उस पर आश्रित हैं, जैसे कि डेयरी फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सारी चीजें ऑल आर कंसिडर्ड अंडर द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? वेयर वी कैन ऑब्टेन डायरेक्टली रिसोर्सेज फ्रॉम द नेचर विदाउट मच ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब हम लोग रिसोर्स कहां से ऑब्टेन करते हैं? नेचर से ऑब्टेन करते हैं, बिना नेचर को मॉडिफाई किए हुए, बिना नेचर को बदले हुए। जैसे आप गए, आपने मछली मतलब जो है वहां से निकाला, और मछली निकाल करके मछली जो है आपने आराम से बना के खा लिया, वहां पर टेक्नोलॉजी की जरूरत आपको नहीं पड़ी, ज्यादा टेक्नोलॉजी की आपको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप गए, खेती बाड़ी की आपने, वहां पर ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद पोल्ट्री फार्मिंग में आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ी। तो जहां पर सिंपल टूल्स टेक्नोलॉजी से हमारा काम हो जाता है, जहां पे एडवांस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, हमें मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमें नेचर से मिल रहा है हम वैसे ही उसको यूज कर लेते हैं, तो ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और इसमें क्या क्या आ जाता है हमारा? डेयरी फार्मिंग, क्योंकि एग्जांपल आप लोगों को मेन चीज मैंने क्या कहा, यहां पे ऑब्जेक्टिवली थिंकिंग करना है आपको। पहला चीज कि आपको क्या याद रखना है कि प्राइमरी होता क्या है, तो वो सारी एक्टिविटीज जो डायरेक्टली हम नेचर के साथ करते हैं और नेचर से हम बेनिफिटेड होते हैं, उसे हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। तो डेयरी फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, तो इसके अंदर माइनिंग भी आ जाता है। तो मिनरल्स जो हम ऑब्टेन करते हैं, चाहे कोल हो, कॉपर हो, ठीक है, आपके बॉक्साइट हो, जितने भी मिनरल्स हम लोग ऑब्टेन करते हैं वो माइनिंग के अंदर आ जाता है, ये भी प्राइमरी एक्टिविटी है। ठीक, उसके बाद एग्रीकल्चर, ये सब आपके प्राइमरी में आ जाता है। और अगर हम लोग इस सेक्टर की शेयरिंग की बात करें तो मोर देन 50% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज बिलोंग टू द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। भारत में 50% से ज्यादा लोग आज भी इसी एक्टिविटी के ऊपर निर्भर हैं। बट लेकिन अगर हम जीडीपी शेयर की बात करें तो इसका जीडीपी शेयर सबसे कम है, 14.5% सिर्फ। ठीक, तो इस तरीके से लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है और इनकम जो है वो बहुत कम है। क्यों है आगे मैं समझाऊंगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी की। जब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर में वो सारे मतलब चीजें आ जाती हैं जो कि हम नेचर से ऑब्टेन तो करते हैं, लेकिन उसे टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसे मॉडिफाई करके उसकी वैल्यूज को इंक्रीज कर देते हैं। क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, मतलब ऑल द मैन्युफैक्चरिंग, यहां पे क्वेश्चन क्या आता है कि मैन्युफैक्चरिंग इज रिलेटेड टू विच काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है, जितनी भी आप नई चीजें बना रहे हैं, चाहे वो चेयर बना रहे हो, चाहे वो टेबल बना रहे हो, चाहे आप कपड़े बना रहे हो, चाहे वो आयरन एंड स्टील मशीन, कोई उसकी मतलब मशीनरी आप बना रहे हो, ये सारी, चाहे आप लेस बना रहे हो, कुरकुरे बना रहे हो, कुछ भी आप बना रहे हो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो उसे हम लोग सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर शामिल करते हैं। तो ये जो हमारा सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन मेन आ जाता है। तो ऑल द इंडस्ट्री कम्स अंडर द सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। और भारत में लगभग 18% लोग जो है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। मतलब सबसे कम इसी सेक्टर में लोग भारत में काम कर रहे हैं, और वो कौन से हैं? सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा किसमें मैंने बताया था आपको? प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। सबसे कम किसमें है? सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। और मीडियम किसमें है? टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जिसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले समझ ले कि ये जो हमारा टूल्स एंड टेक्नोलॉजी है, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं मशीनरी, मशीन किसे कहते हैं? तो मशीन कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड। मशीन का काम होता है कि जो नेचर से हमने रॉ मटेरियल ऑब्टेन किया है उसको फिनिश्ड गुड में तब्दील कर देना और उसकी प्राइसेस को बढ़ा देना। मान लीजिए कि कोई कॉटन के क्लॉथ्स आपको बनाने हैं, तो वो कॉटन कहां से आएगा? तो वो कॉटन आएगा एग्रीकल्चर से, खेती बाड़ी से। अगर आपको पोटैटो चिप्स बनाना है, वो पोटैटो कहां से आएगा? खेती बाड़ी से आएगा। शुगर केन मतलब जो है कहां से आएगा? तो खेत से आएगा। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर डायरेक्टली लिंक है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी से। लेकिन यहां पर मेन कौन है जो उसको कन्वर्ट कर दे रहा है? तो आपका मशीन जो है वो कन्वर्ट कर दे रहा है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, जिसकी वजह से उसकी प्राइसेस जो है वो बढ़ जा रही है।
तो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा जनरली इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं और इसमें मेन काम होता है मैन्युफैक्चरिंग। तो ये याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि मैन्युफैक्चरिंग कम्स अंडर द विच काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इसमें किसका रोल होता है, तो मशीन का रोल होता है सबसे ज्यादा। अब नो वी हैव टॉक अबाउट द टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑल द सर्विस, टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। तो प्राइमरी जो था उसे एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर भी कहा जाता है, सेकेंडरी जो था उसे हम लोग प्रोडक्शन सेक्टर भी कह सकते हैं और आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं। टर्शियरी जो है यहां पर आपका मतलब जो आपका जितने भी सर्विसेज हैं, ठीक है, जितने टर्शियरी में जितने भी सर्विसेज होते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मतलब जो है बार्बर हो, चाहे वो मतलब जो है आपका स्वीपर हो, चाहे वो मतलब जो है आपका शू मेकर हो, ये सब ऑल दीज आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द अदर्स। दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कोई नई मटेरियल उनको नहीं बेचते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, चाहे वो हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे वो बैंकिंग की बात करें, चाहे हम मतलब जो है आईटी इंडस्ट्री की बात करें, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज की बात करें, ट्रेड की बात करें, तो वी आर ट्रांसफरिंग द सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और उसके बदले में हमें क्या होता है, फायदा होता है। और ये इंडिया की सबसे बड़ी जीडीपी शेयरिंग मतलब जो है आपके सेक्टर है। हमने बात किया कि सबसे ज्यादा जो इंटेंसिव जहां पर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वो है प्राइमरी सेक्टर हमारा, मोर देन 50%। उसके बाद है हमारा मतलब सेकेंडरी जहां पर 18% लोग काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा सेक्टर है भारत में अगर जॉब के हिसाब से देखा जाए तो वो है टर्शियरी सेक्टर। यहां पर हम लोग मतलब जो है टर्शियरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए कि विच सेक्टर इज नोन एज सर्विस सेक्टर, तो टर्शियरी सेक्टर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। और ये हमारा सबसे ज्यादा जीडीपी शेयर करता है भारत के अंदर। अब बात करते हैं हमारे जीडीपी के अंदर। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि शेयरिंग ऑफ इकोनॉमी जो हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी है, इनका शेयरिंग ऑफ इकोनॉमी क्या क्या है। तो जीडीपी क्या होता है पहले इसको समझिए, क्योंकि डेफिनेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ डेफिनेशन से कुछ नहीं। तो द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये वाला जो लाइन है यहीं से आ गया, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मान लीजिए कि आपके पास चेयर बनकर के तैयार हुआ, आपके पास क्लॉथ्स बन के तैयार हुआ, आपके पास मतलब मशीन बन के तैयार हुआ, तो उन सामानों को ऐड नहीं करना है, उन सामान के जो दाम है उनको ऐड करना है। और एक साल के अंदर जितना ज्यादा जितना आपके कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, उन सामान का जो फाइनल प्राइस होगा, उन सामान का जो फाइनल प्राइस होगा, दैट प्राइस इज नोन एज कंसिडर्ड एज इन द जीडीपी। द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, किसी भी कंट्री के अंदर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, किसी साल के अंदर प्रोड्यूस या प्रोवाइडेड द टोटल प्रोडक्शन सेक्टर फॉर दैट ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। तो जीडीपी जो है इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के हमारे देश के अंदर एक साल के अंदर जितना जो चीज बन रहा है उसका जो फाइनल प्राइस है, दैट इज नोन एज द जीडीपी। जीडीपी जो है इसको मेजर करने का काम किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है वो इसको मेजर करने का काम करती है, लेकिन जो इसका डेटा है वो कौन ला करके इनको प्रोवाइड करती है, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो इनको डेटा जो है वो मुहैया कराती है। अब सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द 54.4%। मतलब कि अगर हम लोग बात करें कि कितने लोग किस मतलब जो है सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोग 54% लोग जो है हमारा वो किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो 54% लोग हमारे भारत में प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा डेटा करेक्शन कर लेते हैं। जो प्राइमरी है हमारा, तो प्राइमरी जो कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी का इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो है आपका 15.87%। सेकेंडरी जो है उसका आपका मतलब जो है सही है, ठीक है। और टर्शियरी की अगर हम लोग बात करें तो टर्शियरी सेक्टर भारत में मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा जो जीडीपी शेयर करता है वो कौन करता है, टर्शियरी सेक्टर। तो यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि टर्शियरी सेक्टर कितना से कितना परसेंट मतलब जो है कंट्रीब्यूट करता है, 50 to 60% जीडीपी ऑफ इंडिया।
बट ओनली 20% पीपल इन्वॉल्व, 20% लोग सिर्फ काम करते हैं और इनकम कितना देते हैं भारत को जनरेट करके, 50 से 60% जीडीपी का इनकम भारत का कहां से आता है, सर्विस सेक्टर से आता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टर्शरी का, कि पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्विस सेक्टर किस इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहते हैं, तो टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले सेक्टर को कहते हैं। दूसरा सवाल यह आता है कि सबसे ज्यादा जीडीपी कौन सा सेक्टर भारत में प्रोड्यूस कर रहा है, तो सर्विस सेक्टर कर रहा है। कितना कर रहा है, 50 to 60% कर रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सबसे कम कौन कर रहा है, हमारा प्राइमरी। लेकिन सबसे ज्यादा लोग कहां इंवॉल्व हैं, 50 से 60% अगर लोग हम लोग बात करें तो दे आर इन्वॉल्विंग इन डूइंग फॉर द एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज, मतलब एग्रीकल्चर और उससे जो जुड़ी हुई सर्विसेज है, चाहे वो फिशिंग हो, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो केयरिंग, चाहे वो मतलब जो है आपके पोल्ट्री फार्मिंग हो, इन सब में 50 से 60% आबादी भारत की निर्भर करती है। ओनली दे कंट्रीब्यूट द 15.87% जीडीपी ऑफ इंडिया। भारत की जीडीपी जो है वो सिर्फ इतना परसेंट कंट्रीब्यूट करती है। तो हम लोग ने यहां पर क्लियर कर लिया कि जीडीपी जो है वो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करती है। दूसरी चीज, हम लोग पहले ही गोवा के बारे में बात कर चुके हैं कि गोवा का जो मतलब पर कैपिटा इनकम है, गोवा की जो जीडीपी है वो इंडिया में सबसे ज्यादा है और जो बिहार है उसकी सबसे कम है। तो यहां पर आपको मैंने एक मतलब जीके का क्वेश्चन भी बता दिया कि कौन सा स्टेट भारत का जिसकी जीडीपी सबसे ज्यादा है, तो गोवा है, और सबसे कम किसकी है, बिहार की है। अब बात करते हैं राइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर। कैसे हमारे देश में जो टर्शरी सेक्टर है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ा है, क्योंकि हमने टर्शरी सेक्टर के बारे में आपको कहा इट इज ऑल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर में आपका जो हॉस्पिटल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, डिफेंस है, ट्रांसपोर्ट है, बैंक्स है, ये सारी चीजें आपके किस सेक्टर में आ जाती है। तो आपको सेक्टर का याद रखना है कि हॉस्पिटल किस सेक्टर में आता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किस सेक्टर में आता है, डिफेंस किस में आता है, ट्रांसपोर्ट किस में आता है, बैंकिंग किस में आता है, ये सब आपके टर्शरी सेक्टर के अंदर आते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। जो डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का, दे आर डिपेंडेंट, मतलब दे लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड बैंक्स। मतलब कि अगर एग्रीकल्चर डेवलप होगा, इंडस्ट्री डेवलप होगी, तभी तो बैंक आएगा, तभी तो ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लीजिए कि एग्रीकल्चर नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, तो क्या जरूरत है ट्रांसपोर्ट की, सर्विस की जरूरत ही क्या है। अब लोग पैसा ही नहीं कमाएंगे तो बैंक में क्या रखेंगे, जब लोग ट्रेड ही नहीं करेंगे तो बैंक की जरूरत क्या पड़ेगी, क्योंकि बैंक का मतलब ही होता है कि ट्रेड करने में वो लिंक प्रोवाइड करता है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज। ये सारे मतलब जो इंडस्ट्रीज है और एग्रीकल्चर है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ऑल दीज थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। मतलब अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो इंडस्ट्री नहीं होगी, अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो सर्विस सेक्टर नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ऑल दीज आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। अगर ये मतलब इंटरडिपेंडेंट नहीं होंगे तो इनका डेवलपमेंट जो है वो वेस्टलेस है। अब बात करते हैं हम लोग राइट टू वर्क, क्योंकि राइट टू वर्क जो है ये आपके मतलब जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको शामिल किया गया है, लेकिन इनको शामिल किया गया है डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, विच लाइज अंडर द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि पार्ट 3 में जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है और वो हम मतलब जो है हमारा जो अधिकार है वो हम कोर्ट के थ्रू हम ले सकते हैं अगर उस अधिकार को हमें नहीं प्रोवाइड किया जाए। लेकिन यहां पर अगर हम राइट टू वर्क की बात करें, अगर हमें काम नहीं मिलता है, मान लीजिए कि मैं बेकार हूं, पढ़ा लिखा हूं, लेकिन अगर काम नहीं कर रहा हूं तो मैं क्लेम नहीं कर सकता, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट को, ना ही स्टेट गवर्नमेंट को, और ना ही मैं कोर्ट में जाके केस कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये किसके अंदर आता है, डीपीएसपी के अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं आता है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स के अंदर इसको शामिल किया जाता तो फिर वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मतलब अधिकार होता कि उनको वो नौकरी दें, प्रोवाइड करें। अगर वो नहीं देंगे तो उनके खिलाफ केस हो जाएगा, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। तो महात्मा गांधी, अब यहां पर बात करते हैं कि हमारा जो किस आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल नंबर 41 के अंदर आता है, और इसी के अंदर शामिल किया गया है नरेगा को, और बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको पास किया गया 2005 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये वाला एक्ट बन गया कि किस साल नरेगा को मनरेगा में बदला गया, 2005 में कानून बनाया गया इसके ऊपर।
ताकि लोगों को, गांव के लोगों को 100 दिन का रोजगार जो है वो मिल सके। 100 दिन के रोजगार से क्या फायदा होगा भाई? तो 100 दिन के रोजगार से कम उनके लिए खाने के लिए तो इतना हो ही जाएगा कि वो नमक तेल जो है वो बाहर से खरीद ले और दाल चावल अपने खेतों पे जो छोटी मोटी जमीनें होती है उनके पास वो ग्रो कर लें। और इस तरीके से ये जो नरेगा है इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसमें भी मतलब मदद मिलती है। और गांव जो है जब धीरे धीरे डेवलप होगा तभी तो गांव जो है धीरे धीरे वो किस में बदलता है? शहर में बदलता है। तो जितने भी हमने इंपॉर्टेंट ऊपर के आपको टर्म्स बताए उनको अंडरलाइन जितने भी किया है उनको आप मतलब जो है नोट कर लीजिए और मतलब जो है आगे की तरफ हम लोग अब चलेंगे। तो आइए हम लोग फिर शुरू करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो किस तरीके से, तो हम लोग जनरली जितने भी गवर्नमेंट रेगुलेटेड सेक्टर्स होते हैं जिनको सरकार के द्वारा गवर्न किया जाता है और वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए गवर्न करते हैं, और ऐसे फैक्ट्रीज जो मतलब जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलती हो और गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो, ऐसे मतलब जो है सेक्टर को हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। तो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर आर रेगुलर और एश्योर्ड वर्क। मतलब वहां पर आपको जब नौकरी पर रखा जाता है तो आपके जॉब जो है वो सिक्योर है। अगर मान लीजिए क्राइसिस आ जाता है, जैसा अभी के दौर में क्राइसिस चल रहा है, अभी आपको मालूम नहीं है शायद कि बहुत सारे लोगों की, चाहे वो टीचिंग सेक्टर्स में हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हो, दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। मतलब जो लोग ज्यादातर जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो लोग जॉब कर रहे थे, जिसको हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स कहते हैं, उन लोगों की नौकरी चली गई। दूसरा, उनको जो उनकी इनकम थी, अगर मान लीजिए कि उनकी अगर नौकरी नहीं गई तो उनकी जो सैलरी है वो घटा दी गई। मैं खुद स्कूल में टीचर हूं, मेरी सैलरी खुद मतलब आधी कर दी गई। तो जो भी मतलब जो है लोगों को मिल रहा है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है, मान लीजिए कि जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम कर रहे हैं उनको किसी भी क्राइसिस से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए कोई भी क्राइसिस आ रही है तो उनकी सैलरी नहीं रुकने वाली है, उनको मिलता रहेगा, पूरा पैसा मिलेगा। वहां पर कोई भी मतलब जो है उनकी सैलरी की कोई मतलब जो है वहां पे कटौती नहीं होगी। लेकिन उसी तरीके से हम लोग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहां पर मतलब जो है वो कंपनी के मुनाफे के ऊपर आपकी सैलरी डिपेंड करती है। अगर कंपनी का मुनाफा ज्यादा है तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, अगर कंपनी का मुनाफा कम है तो आपकी सैलरी डिग्रेड हो जाएगी, कम हो जाएगी, या फिर आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जा सकता है। तो इस तरीके से यहां पर वर्किंग आवर्स फिक्स्ड है। जो आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं यहां पर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, तो यहां पर वर्किंग आवर फिक्स है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यहां पर कोई वर्किंग आवर्स आपका फिक्स नहीं होता है। यहां पर आप मतलब जो है वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो पहला टर्म हमारा क्या है? टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। तो रेगुलर का मतलब आप समझ गए कि यहां पर आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आज काम पर रखा कल निकाल दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। लेकिन इन ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारा, यहां पर इसको स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट होते हैं जो लार्जली मतलब ज्यादातर बाहर के यूनिट होते हैं, और वो मतलब जो है बाहर के लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जैसे एमएनसीज वगैरह। तो वहां पर बाहर के लोगों के द्वारा उनको कंट्रोल किया जाता है। दूसरा है रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा ये रजिस्टर्ड होते हैं, उनके रूल्स दे फॉलो द वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे फैक्ट्री एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट 1948 में लागू किया गया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है मिनिमम वेज एक्ट, ये भी 1948 में पास किया गया था। उसके बाद है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, जो है ये 1972 में मतलब जो है इसको शामिल किया गया। तो इस तरीके से कुछ एक्ट है जिसको ऑर्गेनाइज सेक्टर को फॉलो करना पड़ता है। उसी तरीके से इनऑर्गेनाइज सेक्टर, अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हम लोग बात करें, देयर आर द रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड। रूल्स एंड रेगुलेशन तो है लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता है, कंपनी अपनी मनमानी करती है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर। यहां पर आपकी जॉब जो है वो सिक्योर नहीं है। अगर क्राइसिस आया तो आपकी जॉब जो है वो जा सकती है। आपकी इनकम भी मतलब जो मैंने कहा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हिसाब से आपका कम और ज्यादा हो सकता है। अगर हम लोग सेक्टर्स के ऑनरशिप की बात करें तो ऑनरशिप के हिसाब से भी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर, द सेक्टर विच इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा जो सेक्टर ओन होते हैं और उसके सारे एसेट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, और उसके बदले में गवर्नमेंट जनता को सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड किया करती है। दूसरा, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ये किसी पर्टिकुलर आदमी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मतलब जो है रिलायंस है, टिस्को है, ठीक है, उसके बाद मतलब जो है रिल है, ठीक है, ये सारे जितने भी मतलब जो है आपके
ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब किसी पर्टिकुलर आदमी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कंट्रोल होते हैं, ऐसे सेक्टर को हम लोग प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। दूसरी चीज, यहां पर जो पब्लिक सेक्टर में काम होता है वो कंट्री के बेनिफिट के लिए होता है, जनता के मतलब जो है उसको हेल्प करने के लिए होता है, गवर्नमेंट को मतलब जो है स्ट्रांग करने के लिए होता है, देश को स्ट्रांग करने के लिए होता है। लेकिन जो हमारे मतलब जो है प्राइवेट सेक्टर है, उनका सिर्फ मकसद होता है ओनली गेन द प्रॉफिट, मतलब सिर्फ मुनाफा कमाना, सिर्फ उसी से उसको मतलब है जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं। तो मेन आपका यहां से क्वेश्चन क्या बनता है मालूम है कि कौन सा सेक्टर जो है, कौन कौन सा सेक्टर पब्लिक कहलाता है, कौन कौन सा सेक्टर प्राइवेट कहलाता है। तो इंडिया में जो रेलवे सेक्टर है, पोस्ट ऑफिस है, ये सब हमारा पब्लिक सेक्टर है। लेकिन अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर की बात करें, जैसे टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, उसके बाद रिलायंस, ठीक है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, तो ये सब मतलब किस में आ जाता है, प्राइवेट सेक्टर में आ जाता है। तो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यहां से एक और बनता है कि इंडिया में कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें ज्यादातर लोग जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं। तो रेलवे, रेलवे एक ऐसी इंडस्ट्री है इंडिया में जिसमें सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर में लोग जो है वो काम करते हैं। तो नेक्स्ट वी कैन स्विच ओवर टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट में हम लोग ने पहले ही डिस्कस कर लिया, हमारा मोटिव बिल्कुल क्लियर है कि हमें यहां पर ऑब्जेक्टिवली सारी चीजों को पढ़ना है। तो यहां पर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, व्हाट इज वाटर सिस्टम, वाटर सिस्टम क्या होता है। तो जब हम पहले के दौर में पैसा जब मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं हुआ करता था, तो उस टाइम सामान के बदले में हम सामान एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन वहां पर एक चीज की खराबी थी कि जब हम म्यूचुअली एक्सचेंज कर रहे हैं, म्यूचुअली एक्सचेंज कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त दोनों स्कूल में हो, आपका दोस्त जो है वो पराठा लेकर के आया हो ब्रेकफास्ट में, और आप जो है वो सैंडविच लेकर के आए हैं, तब तो म्यूचुअली आप एक्सचेंज कर लेंगे, अलग टेस्ट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आप भी पराठा लेकर के आए हुए हैं, आपका दोस्त भी पराठा लेकर के आया हुआ है, तब वहां पर म्यूचुअली एक्सचेंज नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का जो सामान है वो एक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि म्यूचुअल जो वांट्स है वो होना जरूरी है। तो कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है वो किस में होता है, वो वाटर सिस्टम में होता है। अगर कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होगा तो आपका सामान जो है वो एक्सचेंज नहीं होगा। मान लीजिए कि एक जूते बेचने वाले को मतलब गेहूं की जरूरत है और गेहूं बेचने वाले को चीनी की जरूरत है, तो क्या वहां पर म्यूचुअल एक्सचेंज हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो पैसे ने आकर के उस म्यूचुअल जो एक्सचेंज था उसको उन्होंने मतलब जो आपके कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था उस प्रॉब्लम को उन्होंने खत्म कर दिया। तो पैसा अब क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी को मतलब जो है गेहूं खरीदना है वो गेहूं खरीद सकता है, किसी को अगर चीनी खरीदना है तो वो खरीद सकता है, अगर किसी को जूता खरीदना है तो वो खरीद सकता है आसानी से। उसको किसी भी मतलब जो है चीजों की जरूरत नहीं है कि वहां पर दूसरे का जो म्यूचुअल कोइंसिडेंस है उसको वो अंडरस्टैंड करे। तो इसी तरीके से बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि हम अपने सामान को एक्सचेंज करते हैं, लेकिन कब एक्सचेंज करेंगे? जब दूसरों की जरूरत है। मान लीजिए कि उसको जरूरत है मतलब जूते की और मुझे जरूरत है मतलब जो है गेहूं की, तब हम दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर जरूरत नहीं है, मान लीजिए कि उसके पास मतलब जो है उसके पास मतलब जूता नहीं है और हमारे पास मतलब जो है गेहूं है, तो हम क्यों एक्सचेंज करेंगे? तो म्यूचुअल एक्सचेंज जो है कब होगा? जब कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स आपका मतलब सेम होगा तब। अगर नहीं है सेम तो हम वहां पर एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं इन अ वाटर सिस्टम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज एन एसेंशियल फीचर। मतलब कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है वो होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो हम वहां पर एक्सचेंज जो है वो नहीं कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। अब बात करते हैं हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमने कहा कि वाटर सिस्टम, तो वाटर सिस्टम में हमने देखा कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिल्कुल नहीं था, हम सामान के बदले में सामान कर रहे थे। लेकिन मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या करते हैं हम? तो यहां पर हम मतलब मनी का इस्तेमाल करते हैं जो कि इंटरमीडिएट जो है वो बनता है हमारे सामान को एक्सचेंज करने का। मतलब कि अगर मान लीजिए कि हम कोई सामान बेचना चाह रहे हैं और कोई दूसरा सामान खरीदना चाह रहा है, अगर हमारे पास कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं है तो हम नहीं खरीद सकते वाटर सिस्टम में। लेकिन अगर हम मनी का इस्तेमाल करते हैं तब वहां पर हम परचेज कर सकते हैं। तो मनी एक्ट्स एज एन द इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। एक्सचेंज प्रोसेस में मनी जो है वो इंटरमीडिएट प्रोसेस का काम करता है। तो करेंसी क्या होती है? तो करेंसी इज अथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है, जैसे मान लीजिए हम इंडिया की बात करते हैं, अलग अलग कंट्रीज की अपनी अपनी करेंसी होती है। जैसे हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा कि वहां की करेंसी जो है
फ्रांस में अलग था, वहां की करेंसी को लिब्रे कहा जाता था। अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी होती है, जैसे इंडिया की करेंसी को रुपीस कहते हैं, बांग्लादेश की करेंसी को टका कहते हैं, उसी तरीके से जापान की करेंसी को येन कहते हैं, चाइना की करेंसी को युआन कहते हैं। तो अलग अलग कंट्रीज की जो करेंसी है वो अलग अलग होती है और वो लोग अपनी अपनी कंट्रीज में उस करेंसीज को मतलब जो है चलाने का काम करते हैं। तो भारत में रुपीस है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और यहां पर इसको कौन इशू करने का काम करती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फाउंडेशन है वो 1 अप्रैल 1935 को भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मतलब जो है फाउंडेशन रखा गया, और इसको यह काम दिया गया कि भारत के अंदर जितने भी मॉनेटरी वैल्यूज है उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स करेंगे, और जितने भी बैंकिंग सिस्टम है भारत के अंदर उनको गवर्न करने का काम करेंगे। तो भारत में जितने भी मतलब जो है छोटे बैंक है, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो केनरा हो, चाहे वो मतलब पीएनबी हो, सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? आरबीआई का। आरबीआई करेंसी या नोट्स इशू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके बिहाफ में आरबीआई इशू करती है, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर जैसे मान लीजिए कि अभी भारत में डिमोनेटाइजेशन हुआ था कि उस टाइम जो पुराने नोट्स थे उनको बंद करके नए नोट्स चालू किए गए, तो ये डिसीजन किसका था? आरबीआई एलोन नहीं वो डिसीजन ले सकती है, वो डिसीजन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया और उसको पूरा किया मतलब जो है आरबीआई ने। तो इसी तरीके से आरबीआई का सिर्फ काम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब जो बात है उनको फॉलो करना, उनके मतलब बात कहे गए बातों पर चलना। तो नोट्स जो है जो करेंसी इशू कर रहा है, तो सवाल यहां से आपका बनता है कि इंडिया में कौन करेंसी इशू कर रहा है? तो आरबीआई कर रहा है। किसके बिहाफ पे कर रहा है? कौन कह रहा है उनको करने के लिए? तो ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके कहने पे? तो यहां पे क्वेश्चन क्या बना आपका? दो, कि कौन करेंसी इशू करता है, ये सवाल बिल्कुल अलग है। किसके बिहाफ में करता है, ये सवाल बिल्कुल अलग है। तो कौन करेंसी इशू करता है? आरबीआई। किसके बिहाफ में करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में करता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बैंक क्या होता है। तो बैंक जो है वो हमारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसके किसके बीच में होता है? मान लीजिए कि आप डिपॉजिटर है, मतलब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक, मैंने अपना पैसा बैंक में ले जाकर के जमा कर दिया। बैंक जो है वो मीडियम ऑफ मतलब जो है एक्सचेंज बना किसका? लोन का। वो क्या करेगा कि जिसको जरूरत है उसको वो लोन प्रोवाइड करेगा। अब मान लीजिए कि उसको उसने लोन दे दिया, बैंक का इसमें क्या फायदा हुआ और कैसे फायदा हुआ? तो बैंक जब लोन कोई मतलब जो है बैंक किसी को इशू करता है तो बैंक का सिर्फ मुनाफा होता है टैक्सेस ऑफ परसेंटेज, जो डिपॉजिटर्स है उसका और जिसको उन्होंने मतलब जो है दिया है लोन उसका। तो इन दोनों का जो माइनस, मान लीजिए कि कोई डिपॉजिटर है उनको वो 3% दे रहा है जितने पैसा उसने जमा किया, और जिसने लोन लिया है उसको वो 11% पे लोन दे रहा है। तो अब देखिए डिफरेंस कितना हो गया? 11% माइनस 3% इक्वल टू 8%। ये जो 8% हुआ वो मुनाफा हुआ बैंक का। तो बैंक कैसे चलता है? जो टैक्स से जो फायदा होता है, जो बेनिफिट होता है, उससे बैंक जो है वो रन करता है। अब बात करते हैं चेक क्या होता है। चेक इज अ पेपर। चेक एक तरीके का पेपर होता है। आप कोई कभी आपने चेक घर में देखा होगा, अब्बू यूज करते होंगे, आपके पापा फादर यूज करते होंगे। तो वो चेक जो है वो क्या होता है? एक पेपर होता है जिसमें आप अमाउंट लिखते हैं, आपका सिग्नेचर होता है, और जिसको मतलब जो है आप दे रहे हैं, ठीक है, आप उसको देना चाहते हैं उनको दे सकते हैं, और वो जाकर के उस चेक को वो भंजा सकता है, जिसको मतलब कहते हैं पे करना। ठीक, तो अब अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकॉर्डिंग टू द पर्सन इन विच हुज नेम द चेक हैज बीन मेड। जिसने उस चेक को बनाया है या उस चेक के मतलब जो है एट्रीब्यूट्स को लिखा है, उसके अकाउंट में उतने पैसे होंगे तब जाकर के आप उसको मतलब विड्रॉ कर पाइएगा। लेकिन अगर चेक नहीं होता है तो वो चेक जो है वो बाउंस हो जाता है। मान लीजिए कि आपके अकाउंट में मतलब जो है 50,000 रुपये और आपने किसी को सैमसंग कर दिया 70,000 रुपये, तो उस टाइम चेक आपका बाउंस हो जाएगा और उसे दोबारा से आपको चेक जो है वो इशू करना पड़ेगा। अब बात करते हैं लोन एक्टिविटीज की। बैंक्स इन इंडिया दीज डेज अकाउंट 50% ऑफ देयर डिपॉजिट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से कि बैंक जो है इंडिया में जितना पैसा उस बैंक के पास होता है उसका कितना परसेंट वो कैश के फॉर्म में उस पैसे को रखती है? तो सिर्फ ओनली 15%, 15% जो है वो रखती है। उसके बाद मतलब हम लोग पहले इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक्स का जो प्रॉफिट है वो कहां से आता है? तो डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक। बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? तो प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट होता है, जो कि आप मतलब जो है डिपॉजिटर को और मतलब जिसको आप देते हैं लोन उनके बीच का होता है। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। अब क्रेडिट को ही लोन कहते हैं हम लोग। रिफर्स टू एन अरेंजमेंट विच द लेंडर सप्लाइज।
अब बात करते हैं हम लोग कि दो यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक बात किया गया है फेस्टिव सीजन का, दूसरा बात किया गया है सपनाज प्रॉब्लम का। कुछ लोगों के लिए जो लोन होता है वो बर्डन बन जाता है, ठीक कैसे अभी हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि एक आदमी ने, किसी ने लोन लिया और उसने मतलब फेस्टिव सीजन के टाइम में लिया और उसका बिजनेस जो है वो चल पड़ा, जिसकी वजह से उसको बहुत फायदा हुआ, तो वहां पर बैंक से उसको बहुत फायदा हुआ। लेकिन दूसरे केस में मान लीजिए कोई किसान है, उसने लोन लिया और उसके लोन लेने के बाद उसकी फसल खराब हो गई। अब जब खराब हो गई, अब टेंशन उसको कि जो लोन हमने मतलब लिया था बैंक से, वो कैसे हम रीपे करेंगे, क्योंकि एक कोलेटरल वर्ड है। कोलेटरल का मतलब कि कोई भी जब हम लोन लेने के लिए जाते हैं तो हम लोग मतलब जो है अपना कुछ सामान गिरवी रखते हैं, ठीक है, बैंक में या किसी पर्टिकुलर आदमी के पास, तो वो उसे हम लोग कोलेटरल कहते हैं। तो कोलेटरल जो है, तो यहां पर अब उसको डर लगता है कि अगर हम नहीं देंगे तो वो बैंक जो है वो हमारी जमीन को कब्जा कर लेगा, उसको बेच देगा या उसको कुछ कर देगा। तो उसे मजबूरन क्या करना पड़ता है कि अपनी कुछ जमीनें बेच करके उस टैक्स को, उस कर्ज को चुकता करना पड़ता है। तो उसी तरीके से एक के लिए तो मतलब जो लोन है वो वरदान साबित हुआ और दूसरे के लिए जो लोन था वो अभिशाप साबित हुआ। तो इस तरीके से अलग अलग जो लोन होता है वो अलग अलग केसेस, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन जो है वो पैदा करता है। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं हम लोग। टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो दो होते हैं, इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ रीपेमेंट। चार चीजें की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कि आपको लोन लेना है, तो आपको लोन लेने के लिए ये चार चीजें होनी चाहिए कि आप पहले देखिएगा इंटरेस्ट रेट, कोई भी बैंक कितने रेट पर हमें लोन दे रही है। दूसरा कोलेट्रल, कि आपके पास लोन लेने के लिए क्या चीज देने के लिए है उनको, तो क्या चीज आप उसको गिरवी रख सकते हैं, तो बिल्डिंग, लाइव स्टॉक और मतलब जो आपके पास ट्रैक्टर है या खेत है, कुछ भी है, आप जो उसको मतलब जो है दे सकते हैं, ये सारी चीजें कोलेट्रल कहलाता है। उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, कि जो पेपर्स वगैरह हैं, आपके जमीन आपके नाम पर होनी चाहिए, आपका जो सामान है वो आपके नाम पर होना चाहिए, इस तरीके का पेपर वर्क होता है। उसके बाद मोड ऑफ रीपेमेंट, आप किस तरीके से जो पैसा आपने लिया है वो वापस आप कैसे करेंगे, टर्म्स क्या होगा, कितने दिन का होगा, कितने महीने का होगा, ये सारी चीजें जो है ये पेपर वर्क होता है कभी भी जब हम लोन देते हैं उसको करने का। लेकिन उसके बाद जब पेपर वर्क होता है तो उसके बाद यहां पर इंडिया में दो प्रॉब्लम, इंडिया में दो तरीके से लोग जो है लोन लेते हैं। पहला हमारा है फॉर्मल सोर्सेज और दूसरा है इनफॉर्मल सोर्सेज। तो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग अर्बन में रहते हैं, जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दे टेक लोन फ्रॉम द फॉर्मल सोर्सेज। फॉर्मल सोर्सेज में क्या क्या चीजें आ जाती है, जो हमारा बैंक्स है और कोऑपरेटिव बैंक्स है, वो सब फॉर्मल सोर्सेज आते हैं जिनको कंट्रोल करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम लोग जानते हैं कि करेंसी वगैरह इशू करने का काम करती है और कैश बैलेंस जो है वो मेंटेन करने का काम करती है। लेकिन भारत में जो 90% अमीर लोग हैं वो कहां से लोन लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर से। लेकिन अगर हम बात करें इनफॉर्मल सेक्टर की, तो 85% पीपल्स विच लिव इन द अर्बन एरियाज विच बिलोंग टू द पुअर सेक्टर ऑफ द सोसाइटी, जो लोग पुअर सेक्टर में गरीब लोग हैं, जिनके पास मतलब जो है इनकम नहीं है, दे टेक लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर, क्योंकि इनकी मजबूरी है, इनके पास जमीन नहीं है, इनके पास कोलेट्रल नहीं है, मतलब कि गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। तो ये अपने जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, जो जमींदार होते हैं या जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनसे ये लोग लोन ले लेते हैं। और ताकि एक तो पेपर वर्क, जो गरीब लोग होते हैं वो पेपर वर्क से बहुत भागते हैं, तो उनसे उनमें उनका नुकसान होता है। दूसरा जो इंटरेस्ट रेट होता है इनफॉर्मल लोन का, वो ज्यादा होता है, कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट जो है 3% पे दे रही है किसी को लोन, किसान को, और जब कोई दूसरा जाएगा तो उसको 10% पे मिलेगा। चाहे मान लीजिए कि वो किसी जमीन लैंडलॉर्ड्स के पास गया या इंडस्ट्रियलिस्ट के पास गया या बिजनेसमैन के पास गया, जहां से वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना चाह रहा है, तो उनको ज्यादा पैसा रिटर्न में पे करना पड़ता है, बहुत ज्यादा। और इसके वजह से बहुत सारे भारत में प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। उसी तरीके से इन प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए बहुत सारे जगहों पे गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि इसमें गरीब लोगों का समूह होता है गांव में, जो 15 से 20 लोग मिलकर के इस समूह को चलाते हैं, और जब मतलब जिनको जरूरत होती है जिस हिसाब से उनको पैसा दिया जाता है, बाद में वो पैसा फिर रीपे करते हैं, और इसमें कोई टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता है, जिससे गांव वगैरह में बहुत फायदा होता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है गांव में, विलेज में, मतलब जो है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया जाता है। इसी का जीता जागता एग्जांपल है आपके जो बांग्लादेश में हुआ था, और बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश 1970s में, 1970 के दौर में, वहां पर अभी भी वो जिंदा है, उनका नाम है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस।
यूनुस साहब ने एक बैंक शुरू किया जिसका नाम था ग्रामीण बैंक, और यहां पर मोस्ट ऑफ द जो उसके कस्टमर हैं दे आर फीमेल, मतलब ज्यादातर औरत हैं, और वो लोग मतलब टाइम पे रीपे कर देती हैं, और इसीलिए बांग्लादेश में अभी मतलब जो है बहुत ज्यादा लगभग 30 मिलियन आबादी जो है वो ग्रामीण बैंक से जुड़ी हुई है, और इससे गांव का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, और गांव जब डेवलप होता है तो वो देश को डेवलप करता है। तो उसी तरीके से मोहम्मद, यहां से दो क्वेश्चन बनता है, पहला कि ग्रामीण बैंक ऑफ मतलब बांग्लादेश जो है वो किसने डेवलप किया था, इसके फाउंडर कौन है, तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब है। ग्रामीण बैंक जो है वो कहां फाउंडेशन रखा गया था, किस कंट्री से रिलेटेड है, तो वो बांग्लादेश से रिलेटेड है। इसका जो स्टार्टअप है वो किस दौरान, किस मतलब डिकेड में हुआ था, 1970s में हुआ था। तो इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर था थर्ड वाला, ये कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग मतलब जो है जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको नोट कर लीजिए। सारी चीज़ें जो है वो नहीं लिखी जाती है, नहीं याद किया जाता है। जो मेन पॉइंट्स है जो कि जिससे क्वेश्चन आपके MCQs बन सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को मतलब जो है आपको सिर्फ याद करना है। थैंक यू वेरी मच।